हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे बीपीएससी शिक्षक पेपर का शिक्षक भर्ती का पिछला पेपर। ये हम लगातार इसकी सीरीज चला रहे हैं और 1 से 29 तक के हम ऑलरेडी करवा चुके हैं और ये आज का हमारा 30वां पार्ट है। इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ हमने अलग तरीके प्लेलिस्ट बना दिया है बिहार शिक्षक पिछला पेपर के नाम से। तो वहाँ से आप सारे पेपर देख सकते हैं, वो चाहे 1.0 के सारे पेपर हो या 2.0 के। शुरुआत करते हैं इसी कड़ी में। अगले क्वेश्चंस इस पार्ट के जो बचे हुए थे वो क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर चैनल से जुड़ जाएं, जैसे कि ऐसे ही वीडियोस टाइम पर आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचती रहें। फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन हम लेंगे 146 से 3-4 क्वेश्चन है जो कि हिस्ट्री के हैं और फिर आगे बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे वो हम आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो ये खत्म कर देंगे। सेंट ऑगस्टीन कहाँ के बिशप थे? तो ये कहाँ के बिशप थे फ्रेंड्स? तो ये थे उत्तरी अफ्रीकी शहर हिप्पो। ये शहर पड़ता है उत्तरी अफ्रीकी, एक शहर है हिप्पो, वहां के थे। ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 147 नंबर का, इसको थोड़ा छोटा करता हूं। इसमें कहा जा रहा है 147 नंबर क्वेश्चन पे, परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण क्या था? यानी कि जो गिरावट हुई थी चांदी की जो चलते थे, मुद्राएं चलती थी चांदी की, उन पर गिरावट हो गई थी। किस कारण से हुई थी? तो ये था फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन सी नंबर पे, स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी, इस वजह से मुद्राओं में कमी आ गई थी। ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, जब खदानें ही नहीं रहेंगी तो फिर चांदी के सिक्के कैसे बन पाएंगे? तो यहाँ पर सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अगला 148 नंबर पे, मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या हैं? यानी कि 3 वर्ग जो बताए गए हैं मध्यकालीन फ्रांस के, वो कौन कौन से हैं? तो देखो, ये है पादरी वर्ग पहला, कुलीन वर्ग दूसरा है और किसान वर्ग तीसरा है। तो ये आप याद रखना, पहला, दूसरा और तीसरा। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन आ सके, ये ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने के भी चांसेस रहते हैं। तो याद रखना, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग ये हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 149 नंबर का और इस पे कहा जा रहा है क्वेश्चन पे, श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति कब समाप्त हुई? यानी कि श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति जो थी वो कब समाप्त करी गई थी? तो फ्रेंड्स, ये जो समाप्त हुई थी 1974 में समाप्त हो गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब की बार इसको याद रखना है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आप इसको स्टार लगाकर लिख लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 150 नंबर का और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। इसमें कह रहा है, लंबी छलांग योजना क्या है तथा इसे कब और कहां से शुरू किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लंबी छलांग योजना है, शायद बहुत से लोगों ने सुना भी नहीं होगा इसके बारे में। तो ये क्या है और कहां से शुरू हुई थी? तो देखो, मैं इसको दिखा देता हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि देश को तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करने की नीति। और ये कब शुरू हुई थी? 1958 में, और चाइना ने शुरू करी थी। ठीक है, तो देखो, लंबी छलांग का मतलब क्या हुआ? औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करना, ताकि हमारा जो औद्योगिकरण है वो आगे बढ़ सके और ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो जीडीपी जो है वहां की आगे ऊपर हो सके। तो ये ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हो गए 150 तक के। अब मैंने बोला था इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले वो कराऊंगा, लेकिन वो हिस्ट्री के नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन है जो कि होंगे वहां पर इंग्लिश के, और कुछ होंगे इसके होंगे हिंदी के और इंग्लिश के। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप कराऊंगा, जनरल पार्ट होता है, वो सबको करना ही करना होता है, भले ही आपका सब्जेक्ट कुछ भी रहा हो। तो आ जाते हैं उन क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा है, डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 1 2, यानी कि 2 क्वेश्चन जो मिलेंगे 1 और 2 नंबर के, उसमें हमें फिल करना है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं? ए एन दा होते हैं। तो देखो, देयर आर 30 और 31 डेज इन, तो क्या आना चाहिए? इन अ मंथ, किसी एक महीने में 30 या 31 दिन का महीना होता है, अगर हम फरवरी को छोड़ दें तो ए हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो सेकंड नंबर का, और इसमें कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कि माई फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। कुल मिला के देखो, यहाँ पर इसके पहले आर्टिकल फिल करना है। ये लिखा हुआ है इंजीनियर, तो इंजीनियर क्या है? एक वॉवल है। वॉवल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर स्वर होता है, और जब ये स्वर हो जाएगा तो इसको सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा एन। तो एन इंजीनियर हो जाएगा, क्योंकि जब कभी स्वर आता है, देखो ई स्वर ही तो है, स्वर से पहले हम एन का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखो अगला है, which ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बेडरूम। यानी कि बेडरूम का पार्ट कौन कौन सा है ये बताना है। तो देखो, पिलो तकिया तो होती है, टेबल लैंप भी वहां पर मिल सकता है,
और कर्टेन यानी कि पर्दे भी वहाँ पर मिलते हैं, तो ये कॉमन सी चीज़ है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, जब एक से ज़्यादा सही होते हैं यानी कि तीनों ही सही हो गए हमारे, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा डी वाला, यानी कि ऑप्शन सी राइट उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आज का चौथा नंबर, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में चौथे नंबर पे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ रूम। अब की बार केवल रूम की बात कर रहा है, ठीक है। तो रूम का पार्ट कौन कौन सा हो सकता है, तो ये हो सकता है विंडो, खिड़की भी हो सकती है, सीलिंग तो होगी ही होगी यानी कि छत तो ऊपर से ही होगी, और फ्लोर फर्श भी उस पे ही होगी। तो ये तीनों ही सही है। तो जब तीनों सही हैं तो जब कहेंगे ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, अगला है पांचवा नंबर, रेनी सीजन कम्स बिफोर, यानी कि जो रेनी सीजन होता है यानी कि वर्षा ऋतु जो होता है वो किसके पहले आता है। तो फ्रेंड्स ये आता है किसके पहले, विंटर के पहले आता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, माफ कीजिएगा यहाँ विंटर नहीं होगा, यहाँ पर होगा समर, यानी कि समर होता है, गर्मी पड़ती है जैसे मई जून में, तो इसके बाद फिर बारिश शुरू हो जाती है, ठीक है। तो पहले क्या आती है, मान लो कि गर्मी पड़ती है, स्टार्टिंग में समर आता है, समर के बाद रेनी आता है, और रेनी के बाद क्या आता है, विंटर आता है। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है, देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन दिए हैं, इसमें कोई भी रूल नहीं है और सिर्फ दिमाग लगाना है आपको। कैसे, द 8 मंथ ऑफ द ईयर्स इज, यानी कि साल का 8वां महीना जो होता है वो कौन सा होता है। तो देखो अगर जनवरी फरवरी करोगे, जनवरी फरवरी ऐसे करके, तो जनवरी पहला हो गया, फरवरी दूसरा महीना हो गया। ऐसे यहाँ पर देखो 8 ईयर्स इज, तो जुलाई जो होता है, ये जुलाई, मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, जुलाई होता है यहाँ पर फ्रेंड्स 7वां नंबर का, तो लिख देता हूँ जुलाई हो जाएगा 7वें नंबर पर। और जो सितंबर होता है वो होता है 9वां महीना, अक्टूबर होता है 10वां महीना। तो यहाँ पर कह रहा था कि 8th मंथ, 8वां मंथ तो कोई है नहीं, 8वां महीना तो कोई है नहीं यहाँ पर, तो ये कोई सा सही नहीं होगा। तो ऑप्शन इनमें जब कोई नहीं सही होगा तो ऑप्शन डी करेक्ट हो, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। अब आप कहेंगे सही कौन सा होना चाहिए, तो 8 महीना जो होता है फ्रेंड्स वो है यहाँ पर किसका, अगस्त होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अगस्त सही उत्तर। तो अगर अगस्त दिया होता तो सही हो जाता हमारा, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट 7वां नंबर पे आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, उस पे कह रहा है सिस्टर इन लॉ इज, जो सिस्टर इन लॉ होता है वो हम किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो हस्बैंड्स की जो सिस्टर होती हैं उनको भी हम बोल देते हैं, वाइफ की जो सिस्टर होती है वो भी बोल देते हैं, ब्रदर्स की जो वाइफ होती हैं वो भी यहाँ पर होती हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो तीनों ही सही है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा क्या, मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 8वां नंबर, इसको थोड़ा बड़ा करता हूं। इसमें कह रहा है कि कजन्स आर दो कजिन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कजन किस में आते हैं। तो देखो मैटरनल होता है कजन, ठीक है, और पैटर्नल भी होता है, तो ये दोनों तरफ से हो सकता है। तो इसमें से क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला 109वां नंबर। अगला है चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, यानी कि जो चांदी होता है ये कौन सा संज्ञा है, तो मटेरियल नाउन है। मटेरियल का मतलब हो गया कि द्रव्यमान वाचक संज्ञा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा मैं यहाँ पर ये पूछूंगा आपसे, क्रोध जो होता है, क्रोध में कौन सी संज्ञा है, अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। फ्रेंड्स ये जो मैं पार्ट करा रहा हूँ ये जनरल पार्ट है, जनरल का मतलब कि चाहे आपने कोई सा भी सब्जेक्ट लिया हो आपको ये करने ही करने हैं। आप ये मत सोचिए कि मैथ लिया हमने तो हमें ये नहीं करना पड़ेगा, ये जनरल पार्ट सबको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं और इसलिए मैं क्वेश्चन करा भी रहा हूँ। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मैंने बता ही दिया, ए हो जाएगा द्रव्यमान वाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां नंबर का, और इस पे कहा जा रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है, एक वचन मतलब कि सिंगुलर कौन सा है ये बताना है। तो देखो सबसे अच्छा तरीका होता है एक वचन दो वचन बहुवचन का, कि आप उसका एक एग्जाम्पल बना लिया करो, एक उदाहरण बना लिया करो, समझ में आ जाए। जैसे हस्ताक्षर देखो, तो उसके हस्ताक्षर अच्छे हैं कि उसका हस्ताक्षर अच्छा है, कि अच्छे हैं बोलते हैं ना, तो ये तो हो गया क्या, ये हो गया बहुवचन, हस्ताक्षर अच्छे हैं। अगला देखो छाया, अच्छी छाया थी कि अच्छे छाया थे, तो अच्छी छाया थी मतलब ये क्या हो गया, एक वचन हो गया, ठीक है। अगला देखो अगर हम इसको कहें आंसू, तो उसके आंसू निकल रहे हैं, उसका आंसू निकल रहा है नहीं, उसके आंसू निकल रहे हैं, मतलब ये भी किस में आएगा, बहुवचन में आ जाएगा, ठीक है। तो एक वचन के लिए क्या आएगा, तो ये आएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 11वां नंबर,
इस पे कहा जा रहा है 11वां नंबर क्वेश्चन पे कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है, यानी कि जो छ होता है छतरी वाला छ, ये कौन से वर्ड के बाद आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स क के पश्चात आता है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ये क के पश्चात ही आएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, ये तो बाद के ही आते हैं, इसके भी बाद के हैं। अगला देखो 12वां नंबर पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो है इस पे दिया हुआ है कि जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो, यानी कि सेंटेंस दिया है जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम का मतलब प्रोनाउन कौन सा है यह बताना है। तो देखो जब ये क्वेश्चन होता है तो इसमें कह रहा है कि पुस्तक जिसकी है, जिसकी, उसकी, तो ये क्या होता है संबंध बता रहा है, तो ये हो जाएगा संबंधवाचक, ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ, वहां पर ये कहता है तुमको किसने पीटा, तो ये कौन सा उसमें आएगा। ठीक है, ये बताने कौन सा सर्वनाम में आएगा। अगर आपको आता है तो एक बार प्रयास जरूर करें बताने का कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 13वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है। अब देखो कह रहा है कि कौन सा भेद नहीं है विशेषण का, ये बताना है। तो इसमें देखो असार्वनामिक विशेषण कुछ नहीं होता है, ऑप्शन ने यही बताना था क्योंकि नहीं है और नहीं में यही आता है, क्योंकि गुणवाचक भी होता है परिमाणवाचक भी होता है। ठीक है, तो ये आते हैं, जबकि ऑप्शन ए नहीं आता, तो यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 14वां नंबर क्वेश्चन है आज का हमारा। इसमें कहा जा रहा है 14वां नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, यानी कि जो गलत है अशुद्ध है उसको बताना है। तो अशुद्ध वाला फ्रेंड्स देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये विभत्स जो है ये अशुद्ध हो जाएगा, तो ये यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 15वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ये बताना है। तो ये है क्षत्रिय, ऑप्शन ए सही आंसर इसका हो जाएगा। क्षत्रिय ये सही लिखा है, जबकि क्षत्रिय नहीं होता है। और उज्जवल जो होता है इसमें आधा जा होता है, पूरा जा नहीं होता, लास्ट वाला दोनों आधे आधे जा होते हैं, यानी कि ऐसे होता है उज्ज, फिर ये होता है उज्जवल, ये सही लिखा जाता है। कई बार पूछा गया है। अच्छा आप बताना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया है जो मैं पूछने जा रहा हूँ आपसे, वहां पर कवित्री बताना है। कवित्री कैसे लिखते हैं ये बताना है। देखते हैं कितने लोग सही लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, कवित्री। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां नंबर, और इस पे कहा जा रहा है क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द कौन है, आपने पढ़ा होगा तत्सम और तद्भव शब्द, तो इसमें से कौन सा तत्सम है, स्नेह, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला 17 नंबर, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है। तो विदेशी शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा चाय, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बाघ और परीक्षा जो है ये देसी है, बाकी जो सी है वो विदेशी है। अगला देखो 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 पे कहा जा रहा है कि रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, सार्थक मतलब कि उनका कोई भेद न ले, उनका कोई मतलब न निकले, अर्थ न निकले, उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है। तो उनको हम सब जानते हैं, कहते हैं क्या, रूढ़, रूढ़ कहते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हो गया फल, तो यहाँ पर देखो फल, अब फल को अगर हटाओगे, फा अलग करोगे, ला अलग करोगे, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा दोनों का। तो वही शब्द होता है जिसको अलग अलग कर देने पर दोनों का कोई भी मतलब ना निकले, उसको कहते हैं रूढ़, यानी कि जिसको अलग करने पर उसका कोई अर्थ निकले ही ना, खत्म ही हो जाए वो पूरी तरह से। अगला देखो 19वां नंबर होगा। 1900 पे देखो कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है, अकर्मक जानते हैं जिसमें कर्म ना दिया हो, एक होता है सकर्मक जिसमें कर्म दिया होता है। तो अकर्मक क्रिया कौन सा हो जाएगा, बालिका लजाती है, ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द, देशज मतलब कि देशज और विदेशज होते हैं, तो देशज शब्द इनमें से बताना है। तो ये हो जाएगा परवल, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है। देखो अभी पीछे बताया था हमने रूढ़ वाला आगे, तो अब कह रहे हैं कि रूढ़ नहीं है। तो देखो लकड़ी, लकड़ी रूढ़ शब्द है कि नहीं है, तो ये रूढ़ शब्द नहीं है, क्योंकि लकड़ी को अगर हम अलग करेंगे तो ल प्लस कड़ी नहीं कहेंगे, तो इसका ल का कोई मतलब नहीं निकल रहा। जल धारा, तो ये अलग कर सकते हैं, जल प्लस धारा, तो जल का भी मतलब होता है, धारा का मतलब होता है, तो रूढ़ शब्द ये वाला तो है। महर्षि, महर्षि, महर्षि जो है ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें गलत ही बताना था, शब्द नहीं है तो ए नहीं है और सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक।
अगला क्वेश्चन देखो 22 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है खारिज किस भाषा का शब्द है, यानी कि जो खारिज है कौन सी भाषा का शब्द है। तो फ्रेंड्स ये है अरबी का, तो ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। वहीं 23 पे आते हैं। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है। अब देखो कह रहा है कि युग्म सही नहीं है, युग्म मतलब कि जोड़ा, कौन सा वाला जोड़ा जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से देखो यहाँ पर, इसमें देखो कोमलांगिनी, तो इसका क्या हो जाएगा, अशुद्ध होता है। कोमलांगी ये होता है, तो ये बात ठीक लिखी है। शुश्रुआ ये होता है सही, तो ये बात भी सही है। महात्म का सही होता है महात्म्य, तो ये बात भी सही लिखा है। तो इनमें से बताना था हमको सही नहीं है, जबकि ऐसा कोई नहीं मिला जो सही ना हो, तो हम कहेंगे इनमें से कोई नहीं, कोई सही नहीं, तो ऑप्शन ई उपरयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है 24 नंबर क्वेश्चन पे कि उसका भविष्य उज्जवल है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। कुल मिला के कहना चाहता है फ्रेंड्स कि जो लिखा हुआ है उज्जवल, ये जो उज्जवल लिखा है इसको शुद्ध करके लिखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो, कि उज्जवल ये हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है उ होता है और ये जा होता है, फिर आधा जा होता है, फिर या और ये होता है, बताया था। देखो डबल आ गया, तो उज्जवल ऐसे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो 25वां नंबर। अगला क्वेश्चन है एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं। देखो ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया कि आकृति का चमकीला जो वर्ग होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। ये होता है कर्सर, ऑप्शन ई। जैसे देखा होगा आपने कि यहाँ पर क्या होता है कि एक एरो जैसा बना रहता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जैसे मान लो कंप्यूटर स्क्रीन है, तो जहाँ जहाँ एरो जाता है वहीं पर वो काम कर रहा होता है। जैसे मान लो यहाँ क्लिक करना है तो इस एरो को हम लेके यहाँ आते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्सर होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 में कह रहे हैं, ये देखो रचना इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम क्या है। ये कई बार ये रचना पूछी गई है, ये जो 1.0 हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो हरिऔंद नहीं है, श्रीधर पाठक भी नहीं है, और मैथिली शरण गुप्त भी नहीं है, कोई सही नहीं है। तो इसमें से हम कहेंगे उपरयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखें कि कुरुक्षेत्र रचना किसकी है, तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की। मैं लिख देता हूं यहाँ पर रामधारी दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह से आप समझ जाना, रामधारी सिंह ही लिखा हुआ, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखो 27 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है यशोदा जरी पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सेई कछु गावे। कैसा तो लिखा है, सोई कछु गावे, इसमें से कौन सा रस है। तो कौन सा रस है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे। तो ऑप्शन क्या है इसमें, वात्सल्य रस है, ऑप्शन सी। वात्सल्य मतलब जो बच्चे और माता के बीच में होता है वो होता है वात्सल्य रस, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर नेक्स्ट है। अगला है हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है। तो हिंदी भाषा के उद्भव को जो मेन काल है वो कौन सा हो जाएगा, 1000 ईस्वी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 29 क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिरचित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को कहा गया है। तो किस नाम से जाना गया है, धरोदात्त के नाम से, ऑप्शन बी सही उत्तर है। माफ कीजिएगा, धीरोदात्त के नाम से जाना गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है 30 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें कहा जा रहा है जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव न पड़े वे कहलाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, जिसका कोई प्रभाव ही न पड़े, चाहे वो लिंग हो, वचन हो, या कोई कारक की बात करें, तो वहां पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसको कहते हैं अविकारी, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी से उत्तर इसका हो जाएगा। इसी प्रकार समझो कि जैसे कोई व्यक्ति है जिस पर किसी का भी प्रभाव न पड़े, पॉजिटिव नेगेटिव कोई कुछ भी बोले उसको कोई फर्क न पड़े, वैसे वो शब्द जो होते हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता लिंग से, वचन से, कारक से, तो उनको हम बोलते हैं अविकारी जानते हैं। ठीक है, तो ये फाइनली ये क्वेश्चन पेपर हमने पूरा का पूरा करवा दिया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ये सारे के सारे हमने ऑलरेडी करवा रखे हैं, ये क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने 1.0, 2.0 के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा एक प्लेलिस्ट बिहार शिक्षक पिछला पेपर, वहां से आप इन सबको देख सकते हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट जिस वीडियो को आप इस वक्त देख रहे हैं इसी के नीचे आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगी लिंक, तो ये लिंक से आप दबा करके ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक वीडियोस की लिंक दे दूंगा 1.0 और 2.0 की, वहां से आप वहां तक पहुंच जाएंगे आसानी से।
फ्रेंड्स इसके साथ साथ अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नहीं देखा है तो इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, यहीं पर आप देख सकते हैं। और इसके अगले पार्ट की अगर वीडियो देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट पार्ट कहाँ मिलेगा, तो इसी के नीचे आप जाना, तो अगला पार्ट जो होगा उसका पार्ट नंबर जैसे 31 है तो लिखा होगा पार्ट 31 लिंक, और उसी पे क्लिक करेंगे तो अगला पार्ट खुल जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं 1.0 और 2.0 के क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपकी आने वाले बिहार शिक्षक पेपर में जो भी आप देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जैसे कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आसानी से पहुंचती रहें और आप टाइम टाइम से देखते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में। कोई सुझाव है, कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कह सकते हैं, उस पर हम जरूर गौर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।